आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आज WEF की सालाना मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए दावोस रवाना हो गए। अधिकारी ने बताया कि रेड्डी, जिन्होंने आज सुबह मुलुगु जिले के मेडारम में आदिवासी देवियों समक्का और सरलम्मा के रिनोवेटेड मंदिर का उद्घाटन किया, वे यहां से स्विट्जरलैंड के स्की रिसोर्ट शहर के लिए रवाना हो गए। दावोस में तेलंगाना पवेलियन में वह गूगल, सेल्फोर्स, यूनिलीवर, हनीवेल, लोरियल, नोवार्टिस, टाटा ग्रुप, DP वर्ल्ड, इन्फोसिस और मिस्को जैसी प्रमुख कंपनियों के प्रमुख के साथ अलग अलग बैठकें करेंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज BRS प्रमुख के चंद्रशेखर राव, पूर्व मंत्री T हरीश राव और अन्य लोगों को कैलेशन प्रोजेक्ट पर जुडिशियल कमीशन की फाइंडिंग के आधार पर राज्य सरकार द्वारा किसी भी गलत कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा 25 फरवरी तक बढ़ा दी है। चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस GA मोइनुद्दीन की डिवीजन बेंच ने पहले से दी गई अंतरिम सुरक्षा को बढ़ाते हुए मामले की सुनवाई 25 फरवरी तक टाल दी है, ताकि लिखित दलीलें दाखिल की जा सके। बेंच ने यह आदेश तब दिया है जब आज KCR, हरीश राव, पूर्व चीफ सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार जोशी और सीनियर IAS अधिकारी स्मिता सभरवाल द्वारा दायर रीट याचिकाओं का बेंच सुनवाई के लिए उसके सामने आया। पिछले साल 12 नवंबर को हाई कोर्ट के रिपोर्ट के आधार पर KCR और अन्य लोगों को प्रोटेक्शन दिया गया था और फिर मामले को 19 जनवरी यानी आज के लिए टाल दिया गया था, ताकि राज्य सरकार को काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए 4 हफ्ते का समय मिल सके। कोर्ट ने इसके बाद याचिकाकर्ताओं को अपना जवाब एफिडेविट फाइल करने के लिए 3 हफ्ते का समय भी दिया है। राज्य मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि समक्का सरक्का को एक ऐतिहासिक आदिवासी देवी माना जाता है। यह सालों से कुंभ मेले जैसा एक भव्य त्योहार मनाया जाता है। इसमें लाखों लोग आते हैं। यह पहली बार है कि हैदराबाद के बाहर कैबिनेट मीटिंग हुई है। यह पहली बार है कि हमने सकम्मा सरक्का की मूर्तियों के दर्शन के लिए हैदराबाद के बाहर कैबिनेट मीटिंग की है। समक्का सरक्का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक ट्राइबल भगवान माने जाता है। यहाँ सालों से साल यहाँ एक बड़ा यात्रा और उत्सव होता है, जैसा कुंभ मेला में होता है। करोड़ों लोग आता है। पहली बार हैदराबाद के बाहर, ना जॉइंट आंध्र प्रदेश में या सेपरेट तेलंगाना में कभी कैबिनेट मीटिंग बाहर नहीं हुआ हैदराबाद छोड़ के। पहली बार समक्का सारक्का के मंदिर के सन्निधि में हम लोग कैबिनेट किया। अम्मा से आशीर्वाद लेके आने वाला दिन में तेलंगाना सरकार के जरिए पूरा जनता को कुछ हित करे, उनका फ़ायदा के लिए अम्मा आशीर्वाद के साथ आगे बढ़े। और टेम्पल भी एक ऐतिहासिक डेवलपमेंट हुआ। पहले आने जाने में बहुत दिक्कत होता था और यहाँ टेम्पल के लिए बहुत करोड़ों लोगों का कुछ सहूलत नहीं था। इस बार तेलंगाना सरकार ने बहुत सारे सहूलत करके एक ऐतिहासिक बदलाव किया है। ये बदलाव को इनाग्रेशन करने के लिए भी और जनता को सहूलत दिलाने के लिए और पूरे मंत्रिमंडल यहाँ आके एक कैबिनेट मीटिंग करके इसका जो ऐतिहासिक ट्राइबल माता है समक्का सारक्का और गोविंदराजुलु पैडिगिद्दा, जो एक विश्वास है, विश्वास को ट्राइबल आदिवासी का विश्वास को सरकार का पूरा मदद और उसका आगे ले जाने के लिए पूरा सहूलत करेगी। BRS नेता दासोज श्रवण कुमार ने आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संगारेनी कॉलेज रेवंत रेड्डी के गुर्गे के लिए अवैध घोटालों और टेंडरों का अड्डा बन गया है। देश में कहीं भी किसी भी सरकारी या राज्य के स्वामित्व वाली कोयला खदान में प्राइवेट माइनिंग बोली लगाने वालों को साइट्स इंस्पेक्शन विजिट सर्टिफिकेट जारी करने की कोई पॉलिसी नहीं है। यह सिस्टम राज्य सरकार ने गैर कानूनी तरीके से शुरू किया है। हमारे नेता हरीश राव ने यह सवाल उठाया है कि सरकार के पास ऐसा सिस्टम शुरू करने की वैधता कैसे है जो देश में कहीं भी मौजूद नहीं है। इस सिस्टम का पहला फायदा उठाने वाला सृजन रेड्डी है, जो रेवंत रेड्डी का साला है। वह पूरी टेंडरिंग प्रक्रिया को कंट्रोल कर रहा है। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट पर बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा कि आज पार्टी प्रेसिडेंट पद के लिए नॉमिनेशन फाइल किए जा रहे हैं और कल शाम की घोषणा की जाएगी। मुझे लगता है कि नितिन नवीन हमारे अगले प्रेसिडेंट होंगे। पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, उसके वजह से आज कल चुनाव है। आज
नामपत्र प्रेजेंटेशन करेंगे। मुझे लगता है नितिन नवीन जी इलेक्टेड होगा, 100% पक्का है। अपना पार्टी में परिवारवाद नहीं है, अपना पार्टी में लोकतंत्र है। लोकतंत्र के वजह से कार्यकर्ता सेलेक्ट होता है। परिवारवाद में केवल परिवार के सदस्य को वो इलेक्ट करता है। अपना पार्टी में सभी कार्यकर्ता अपना परिवार का आदमी है। केवल अपना परिवार में कौन पैदा होता है वो परिवार नहीं होता है। सभी कार्यकर्ता अपना परिवार का सदस्य होता है। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग का अधिकार है कि वे चुनाव कैसे कराना चाहते हैं और हमने इसके लिए एक संशोधन पेश किया है। बैलेट पेपर पर वापस लौटने में कुछ भी गलत नहीं है, इसके खिलाफ कोई नियम नहीं है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कर्नाटक के स्थानीय निकायों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। टीवी के नेता विजय को सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार या बीजेपी का एक स्टैंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जहां वे विपक्ष को डराने की कोशिश करते हैं, चाहे वह टीएमसी हो, शिवसेना यूबीटी हो, कांग्रेस हो, मिस्टर गांधी हो, मिस्टर खड़गे हो, टीवीके हो या डीएमके हो। अगर आप उनकी मनमानी नहीं मानते हैं तो आप पर आईटी, ईडी के छापे या सीबीआई केस होते हैं। वही आगे उन्होंने ये भी कहा कि उनके द्वारा दोष सिद्ध की दर क्या है, 2% भी नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यूडीएफ महापंचायत में बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि आरएसएस और भाजपा सत्ता के केंद्रीकरण के पक्षधर हैं, जबकि कांग्रेस सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्ष में है। राहुल ने कहा कि अगर आप भाजपा, आरएसएस और कांग्रेस पार्टी के बीच के अंतर को थोड़ा गहराई में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वे सत्ता के केंद्रीकरण के लिए खड़े हैं और हम सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए खड़े हैं। वे भारत के लोगों से आज्ञापालन चाहते हैं, वे भारत के लोगों की आवाज़ नहीं सुनना चाहते। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हमने दिल्ली में कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें की। इस दौरान सबने यही कहा कि यूडीएफ पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव जीतने जा रही है, मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव जीतने के बाद आप क्या करेंगे। राहुल ने कहा कि यह सवाल यूडीएफ और केरल कांग्रेस के नेताओं से है। उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी की समस्या है। एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी एडप्पी के पलास्वामी द्वारा पार्टी के चुनावी वादों के पहले चरण की घोषणा पर डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा कि हमने पहले ही 1000 रुपये देना शुरू कर दिया है और यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने एक और योजना की घोषणा की है जिसमें महिलाओं को दोपहिया वाहन देना है। यह पहले ही शुरू हो चुकी थी और वे इसे 2018 में लॉन्च करने के लिए प्रधानमंत्री को भी लाए थे और हम जानते हैं कि लॉन्च के बाद कुछ नहीं हुआ, इसलिए वे अपने ही वादे को घोषणा पत्र में फिर से दोहरा रहे हैं। लोग जानते हैं कि आप कौन हैं, वे आप पर विश्वास नहीं करेंगे। तमिलनाडु के अभिनेता और राजनीति में कदम रखने वाले थलापति विजय इस हफ्ते दिल्ली के केंद्रीय जांच ब्यूरो कार्यालय पहुंचे। वह करूर स्टैम्पेड मामले में दूसरी बार पूछताछ के लिए आए थे। इस हादसे में सितंबर 2025 में 41 लोगों की जान चली गई थी। यह मामला उस समय काफ़ी सुर्खियों में रहा था जब विजय की पार्टी तमिलगा व्यतिरिकजगम यानी टीवीके का चुनावी कार्यक्रम करूर में आयोजित किया गया था। विजय के समर्थन में उनके प्रशंसक सुबह से ही सीबीआई कार्यालय के बाहर इकट्ठा हो गए। कई फैंस ने टीवीके के झंडे और बैनर लेकर उनका स्वागत किया। उन्होंने थलापति विजय के पक्ष में नारे लगाए और कहा कि इस घटना के लिए सिर्फ विजय को दोष नहीं दिया जा सकता। कुछ फैंस ने सुरक्षा में कमी और भीड़ में अनुशासनहीन होने को मुख्य वजह बताया। टीवीके नेता विजय करूर भगदड़ मामले में सीबीआई के सामने पेश होने पर उनके एक फैंस ने कहा, वह मेरे लिए एक इमोशन है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं सुबह 7 बजे से यहीं पर हूं। मैंने टैटू तक करवा रखा है। मैं उन्हें अपना बहुत इमोशन मानता हूँ। तो मेरे लिए इमोशन है बहुत और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं उन्हें देखने आया हूँ। मैं शायद 7 बजे से आया हूँ, पर सबसे पहले फर्स्ट टाइम मैं अभी उस दिन नहीं आ पाया था। मुझे आज जब पता चला तो मैं आज आया हूँ। मैं 7 बजे से यहाँ पे हूँ।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आज चेंगलपट्टू जिले में ईस्ट कोस्ट रोड यानी ECR पर नेमेली में मामल्लन जलाशय परियोजना की आधारशिला रखी, जो चेन्नई के तेजी से बढ़ते दक्षिणी उपनगरों के लिए जल सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जल संसाधन विभाग द्वारा लागू किए जाने वाले 342.60 करोड़ रुपए की इस परियोजना का लक्ष्य क्षेत्र में पीने के पानी की आपूर्ति बढ़ाना और लंबे समय तक जल प्रबंधन में सुधार करना है। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री स्टालिन ने जल प्रबंधन के महत्वपूर्ण पर जोर देते हुए कहा कि किसी देश के लिए जल प्रबंधन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वित्तीय प्रबंधन। उन्होंने कहा कि तमिल सभ्यता ऐतिहासिक रूप से जल निकायों के आसपास विकसित हुई है, जिसमें बस्तियां पारंपरिक रूप से अस्थायी जल स्रोतों के पास विकसित हुई है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना इतिहास में एक ऐसी परियोजना के रूप में याद की जाएगी जिससे चेन्नई के बढ़ते क्षेत्रों को फायदा होगा। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि हमारे पार्टी के 24 लोग चुने गए हैं, वे पार्टी की आवाज उठाएंगे। हमारे लिए सोना वे लोग हैं जो पार्टी के प्रति समर्पित हैं। हमने उनसे कहा है कि वे मुंबई के लोगों की आवाज बने। हमारे पास 24 कैरेट का सोना आया है और 24 लोग जो हमारे चुन के आए हैं, आने वाले दिनों में वो मजबूती से काम करेंगे और जो पार्टी का आवाज है, मुंबईकर का आवाज है, वो लोगों तक लेके जाने का काम करेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। दूसरी तरफ होटल पॉलिटिक्स की जा रही है, होटल में कैद करके रखा जा रहा है। हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास सोना है, कोई सोने को कुछ छीन नहीं सकता, क्योंकि हमारा सोना हमको पता है, पार्टी के प्रति समर्पित लोग हैं। धन्यवाद। खोला ना, संबोधित किया है कि आपको मुंबईकर की आवाज बननी है, मुंबईकर के सवालों के ऊपर आपको बोलना है और आने वाले दिनों में मुंबईकर की आवाज आपको बनना है मुंबई के सवाल के ऊपर, क्योंकि ये 4-4.5 साल में मुंबई में सरकार नहीं थी। मुंबई की दत्तक बस्तियों का क्या हालत है, मुंबई की सड़क का क्या हालत है, गलियों की क्या हालत है, साफ सफाई की क्या परिस्थिति है, इसके ऊपर आप लोग को अभी आने वाले दिनों में काम करना पड़ेगा। आपकी पार्टी के नेता है राहुल गांधी, वो रायबरेली में 2 दिन का विजिट करने वाले। मनरेगा को लेकर कई सवाल खड़े किए गए थे कांग्रेस की ओर से, कैसे? नहीं, बिल्कुल मैं समझती हूँ राहुल जी ने जिस तरह से मनरेगा, क्योंकि ये मनरेगा पहले ऐसी योजना थी जिसमें काम मिलना ये था, अब आपने 60% लोड जो है वो स्टेट पे डाल दिया है। स्टेट अगर खर्चा नहीं करेगी तो काम कैसे होगा, ये सबसे बड़ी बात है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज नई दिल्ली पहुंचे। उनके स्वागत के लिए नई दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे हैं। बता दें कि साल 2026 में पहली बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए खुद एयरपोर्ट पहुंचे हों। इससे पहले पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि UAE राष्ट्रपति के दौरे से दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाने और पारस्परिक हित के क्षेत्र व वैश्विक मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान करने का अवसर मिलेगा। बता दें कि यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और संयुक्त अरब अमीरात व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति बनने के बाद मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की यह तीसरी आधिकारिक यात्रा है और पिछले 1 दशक में उनकी 5वीं यात्रा है। मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की यह यात्रा महज 2 घंटे के लिए है। विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि उनकी यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर हो रही है। वही बता दें कि UAE के राष्ट्रपति का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और UAE नागरिक और सैन्य दोनों क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। कर्नाटक में नेतृत्व की खींचातान और नेतृत्व में बदलाव की मजबूत अफवाहों के बीच उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार ने कहा कि समय पर हर बात का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और मुझे राहुल गांधी और राष्ट्रीय नेतृत्व की मौजूदगी में हुई चर्चा और फैसलों के बारे में पता है। आज दिल्ली से लौटने के बाद मीडिया से बात करते हुए शिवकुमार से जब उनके दिल्ली दौरे और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकातों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मीडिया इसे ऐसे दिखाता है जैसे मैं राजनीतिक कारणों से और सरकार को अस्थिर करने के लिए दिल्ली जाता हूं। ऐसी रिपोर्ट भी फैलाई जा रही है। राहुल गांधी और दूसरे राष्ट्रीय नेताओं ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया है। साथ ही मीडिया ने राहुल गांधी और दूसरे नेताओं के साथ मेरी तस्वीर भी दिखाई है। मैं चुप हूँ, यह सोचकर कि मुझे इन मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए। एक बात पक्की है, समय हर बात का जवाब देगा। वही आगे उन्होंने ये भी कहा कि इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूँगा। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।